नमस्कार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2021 का आम बजट पेश किया। इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें बृहद पैमाने पर आने वाले दिनों में उसका क्या कुछ असर दिखेगा, इनके प्रावधान किए गए हैं, क्या कुछ बजट में प्रावधान हुए हैं और इसका किस तरह से इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान अभी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं। हरीश्वर दयाल जी हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जाने माने नाम है। उनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से जो ये बजट पेश किया गया है उसमें फार्मर सेक्टर के लिए, उनके जो एक रिमैप के लिए जो बात हो रही है उसका किस तरह से कायाकल्प होगा। ये जो बजट 2021 में जिस तरीके से प्रोविज़न किए गए हैं उसमें क्या कुछ किया गया है, साथ ही साथ रेलवे के सेक्टर में क्या कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, रोड सेक्टर में क्या कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर किस तरीके का एक कह सकते हैं कि इंतजाम किया गया है इस बजट में, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। हरीश्वर दयाल जी से आपका परिचय हमने करा दिया है और हमारे साथ जुड़े हैं विकास सहाय जी, जो निदेशक हैं वीकैप मनी के। उनका भी दूरदर्शन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में जो प्रोविज़न किया गया है उसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा और जो एक कहा जा रहा था कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक तरीके से कोरोना काल के बाद फिर से किस तरह से पटरी पर लाया जा सकेगा, उसमें ये आम बजट 2021 कितना कारगर होगा, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको छोटा सा एक बाइट निर्मला सीतारमण का सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से कोरोना काल के बाद जो हेल्थ का सेक्टर है उसमें किस तरह से प्रोविज़न किया गया और पिछले बजट से इस बार के बजट में करीब 137% की बढ़ोतरी की गई है। Today, data shows that India now has one of the lowest death rates of 112 per million population and one of the lowest active cases of about 130 per million. This has laid the foundation to the revival we are seeing now in the economy. This budget will be the first of this new decade. This budget will also be a digital budget, and that has happened with all your support. So far, only 3 times has a budget followed a contraction in the economy. All such contractions earlier were as a result of situations typical to India. This time, the contraction in our economy is due to a global pandemic, just like in several other countries. Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. तो अभी हम एक छोटा सा क्लिप सुन रहे थे जिसके जरिए उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो एक ग्लोबल पैंडेमिक की स्थिति पैदा हुई थी उसके बाद देश के जो इकोनॉमी है उसको एक बार फिर रिसेट करने की ज़रूरत है और उसमें ये बजट कितना कारगर होगा। सबसे पहला रिएक्शन हरीश्वर दयाल जी से। ये जो पिछला साल रहा या जो अभी का करंट फिनंशियल ईयर है ये काफ़ी ख़राब रहा। रिसोर्सेज सेंटर के पास काफ़ी कम रहे और बहुत सारे क्षेत्र थे जो कि काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो इस बजट का सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि कैसे रिसोर्स जनरेट किया जाए और कैसे वो क्षेत्र और वो लोग जो कि कोरोना और लॉकडाउन के से काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे उनको सहायता पहुंचाई जाए, उनको रिवाइव किया जाए। तो मुख्यतः अगर देखें तो पहला प्रयास रहा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए किसी भी कर में कोई रियायत नहीं दी गई, बल्कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके लिए एक अतिरिक्त बहुत सारे वस्तुओं पे एक अतिरिक्त सेस लगाया गया। इसके अलावा रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कोशिश की गई है PSUs के से डिसइन्वेस्टमेंट का या FDI को बढ़ाने का, ख़ास करके इंश्योरेंस सेक्टर में, जिससे कि काफ़ी रिसोर्स मिल सकेगा। और दूसरा है कि अगर चूँकि कर दरों को कम नहीं किया गया है और एक वी शेप रिकवरी उम्मीद की जा रही है कि 21-22 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें करीब 11% GDP का इजाफा होगा, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स मिल सकेगा।
क्योंकि टैक्स बायंसी सेंटर का 1 से अधिक है तो उससे काफ़ी रिसोर्स मोबिलाइज हो सकेगा। सर आपको बीच में रोकते हैं, विकास जी से एक पहला रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा हर पॉइंट्स पे हम चाहते हैं कि थोड़ा डिस्कशन करें हम लोग और आगे बढ़े। विकास जी, इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे अगर आप मेरा पर्सनल व्यू लेंगे जी पूरे बजट को देखेंगे तो 4 चीज़ों पे फोकस किया गया। जो पहला ह्यूमन कैपिटल, जी ह्यूमन हेल्थ, जो हेल्थ एंड वेल्थ बोल सकते हैं उसको। जी दूसरा जो थर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो किया जा रहा है या करने का जो प्रावधान है। जी थर्ड जो इंडिया को एक डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है, जिसमें जाने का प्रयास है, जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। जी तो हम तो इस बजट को उस हिसाब से देखते हैं कि बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट लिया गया। जिस तरह से पेंडेमिक्स आए, जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ जी जो बियॉन्ड द कंट्रोल था, बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल था। तो इस चीज़ों को एक अच्छे रूप में इतना गट्स के साथ, इतने चीज़ों के साथ इतना अच्छा बजट देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट, एक प्रोविजंस बनाना, इट्स काबिल तारीफ बजट है मेरे हिसाब से। एक चीज़ लगातार जो पिछले कुछ दिनों से एक तरीके से जब से कोरोना पैंडेमिक की स्थिति पैदा हुई थी उसके बाद लगातार एक बात पर जोर दिया गया कि आत्मनिर्भर भारत, इस पर एक बड़ा फोकस रहा है। तो क्या आपको लगता है हरीश्वर जी कि ये बजट जो है उस दिशा में हमको थोड़ा और आगे बढ़ाएगा? हाँ, कोशिश की गई है, लेकिन फिर वही है जो आत्मनिर्भर भारत का भी लिमिटेशन था और इसका भी है कि ज़्यादातर इसको क्रेडिट सपोर्ट के थ्रू आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई है। फिस्कल स्टिमुलस यहाँ पर कुछ कम है और क्रेडिट सपोर्ट तभी इकोनॉमी को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाएगा या विकास को बढ़ावा देगा जबकि क्रेडिट अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी काफ़ी अधिक हो और जो कि कोरोना के समय में काफ़ी प्रभावित हुई है। और एक चीज़ जो हमेशा हर बार बजट में जो एक चीज़ आपको देखने को मिलता था कि बजट एक लोक लुभावने और एक प्लान के तहत कि इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर दी गई और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता और हर्ष होता था, वो हम लोग भी आप जानते हैं कि किस तरीके से एक लगता था कि 5 वर्षीय और 10 वर्षीय योजना के तौर पर अनाउंसमेंट होता था, एक बजट जो 1 साल भर के लिए बजट और रूपरेखा रखी जाती थी। तो वैसे में लगता है कि इस तरह के बजट में, ऐसा बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं, अगर जो लोगों के एक मन में रहता था कि ये सस्ते हो जाएंगे, ये महंगे हो जाएंगे, इस तरह के नए नए कुछ 20-30 स्कीम सरकार शुरू कर देगी, ऐसा कुछ बजट में प्रोविजन नहीं है। तो इस तरह से क्या लगता है कि सरकार एक तरीके से जो अगर हम कहें कि सोच उनकी है कि नहीं, जो चीज़ हमें ज़मीन पर उतारना है उतनी ही हम बात करें? हाँ, कह सकते हैं कि बहुत कोशिश की गई है प्रैग्मेटिक बजट बनाने का, लेकिन वस्तुएं तो महंगी होंगी क्योंकि वो एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया गया है बहुत सारे प्रोडक्ट में, तो उससे मूल्य में वृद्धि होगी। और ऐसे भी आप देखेंगे कि चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी के कारण हम लोगों का इन्फ्लेशन रेट अधिक है, CPI जो है वो अधिक है, जो पहले मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया गया था उससे हम लोग एक्सीड कर गए हैं, तो ये कुछ वस्तुओं को और महंगा करेगा। विकास जी, एक चीज़ जिसकी बात हम अभी कर रहे थे कि सरकार ने एक जो एजेंडा रखा है कि हमको साल भर में जिन तरह की चीज़ों का हम प्रॉमिस करते हैं, जैसे पिछले बजट में भी जो प्रॉमिसेस किए गए थे उसको एक तरीके से सरकार ने आकर रेक्टिफाई किया, लोगों के सामने आकर बताया कि हमारे ये अचीवमेंट्स हैं, हमने ये जो वादे पिछले बजट में किए थे उसको हमने ये पूरा किया। इसकी भी झलक उन्होंने बजट में पूरी तरह से दिखाई है और आगे का जो उन्होंने साल भर का जो दिखाया है कि हमको ये चीज़ करने का है। तो इसमें आपको कितना लगता है कि सरकार वस्तु स्थिति को लेकर चल रही है या कुछ अधिक वादे कर रही है? देखिए, ये जो बजट इस साल का जो बजट है ये नॉर्मल बजट से अलग बजट है। हाँ। आप उस सेंस में बोल सकते हैं। मैक्सिमम पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में जो क्राइसिस क्रिएट हुए हैं ना, तो अभी ये सिचुएशन, ये पोजीशन नहीं है कि हम लोग लोक लुभावन की बजट की बात करें, वो सिचुएशन नहीं है। हम लोगों को चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने जो 4 चीज़ों में फोकस किया है, जो आप जैसे आत्मनिर्भर की बात कर रहे हो आप, तो वो चारों चीज़ों में फोकस करने से ही भारत का जो आगे आने वाला $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बजट है इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है, जिससे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राइट। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को टू द पॉइंट्स बोलना ही अभी इम्पोर्टेंट था। ये समय था, समय का मांग था एक्चुअली, तो उनको टू द पॉइंट्स बोलना ही था अभी। एक चीज़ और विकास जी कि आज सेंसेक्स बड़ा खुश नज़र आया है, एकदम गजब से 1500 तक का उछाल देखने को मिला। तो बजट
का एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट सेंसेक्स में आज दिखा? जैसे नॉर्मली क्या होता था, बजट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन उस दिन रहता था, बट आज वैसी स्थिति कुछ नज़र नहीं आई लास्ट। हाँ, इस कारण से मार्केट में जो लोग इन्वेस्टर्स हैं तो वो टू दी पॉइंट्स को अप्रेस करते हैं। उनको लगता है कि बात क्या हो रही है, लोक लुभावन बात हो रही है कि एक्चुअल बात हो रही है। जैसे सीतारमन जी ने हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला इस चीज़ों को कि 20,000 करोड़ बैंक में फंड को एकोमोडेट दे रहे हैं, राइट। तो आप उनसे देखो कितना बड़ा कैपिटल इनफ्लो हो रहा है बैंक्स में। तो आज बैंक्स का जो सेक्टर्स था सब बूम पे थे आज बैंक सेक्टर्स। इसके पीछे कारण ही है कि इतना बड़ा फंड को मोबिलाइज करना। आप फंड है उससे क्या होगा, मोबिलाइजेशन होगा, लोगों को लोन मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा। तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का जो लाइन है जो बना हुआ है, तो उसको इन्होंने मेंटेन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक्चुअल पैसा का काम पैसे से ही होता है, तो उन्होंने लोक लुभावन बात करके नहीं, पैसे से पैसे की बात की, पैसे से पैसे की बात की। और हमेशा बजट में रेलवे पर भी लोगों की नज़र होती है कि रेलवे में क्या कुछ होगा, क्योंकि रेलवे एक भारत का हमेशा पहले से अलग बजट इसका पेश होता था। जैसे हमारा आम बजट पेश हो रहा है, उससे पहले रेल बजट भी पेश होता था, तो लोगों की निगाहें रेल बजट पे भी, लेकिन अब उसे मर्ज कर दिया गया। तो रेलवे में इस बार क्या कुछ प्रोविजन किया गया, आइए सुनते हैं निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए क्या कुछ रेलवे को लेकर कहा है। Railway infrastructure. Honorable Speaker, sir, Indian Railways have prepared a National Rail Plan for India 2030. The plan is to create a future-ready railway system by 2030, bringing down the logistic cost for an industry is at the core of our strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also proposed. The Son-Nagar-Gomo sections, 263 kilometers of Eastern Dedicated Freight Corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Gomo-Kuni section of 274.3 kilometers will be also taken up shortly in short succession. We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Bhusaval to Kharagpur to Dankuni, and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. Detailed project reports will be undertaken in the first phase. Broad gauge route kilometers, RKM as I referred to, electrified is expected to reach 46,000 kilometers, 46,000 RKM. That is 72% by end of 2021 from 41,548 RKMs on 1st October 2020. 100% electrification of broad gauge routes will be completed by December 2023. तो रेलवे को लेकर इस तरह का अनाउंसमेंट, और हम कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक बड़ी सौगात है गोमो के लिए, जो उन्होंने बोला है कि एक लाइन जो हम लोग चलाएंगे। और झारखंड की हमेशा से डिमांड रहती है कि भाई सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से जो माल की ढुलाई होती है, लेकिन झारखंड को वो सुविधाएं नहीं मिलती है। तो हमको लगता है कि वो थोड़ी सी अगर इस तरह का एक लाइन वहाँ पे डेवलप होगा तो मेरे ख्याल से ये शिकायतें भी दूर होगी। क्या ईश्वर जी? हाँ, रेलवे क्या रेलवे एंड हाईवेज दोनों पर इन्वेस्टमेंट इसमें अलोकेशन इस बजट में हुआ है, और उससे कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगा तो एक तो इमीडिएटली तुरंत उसमें कंस्ट्रक्शन जब शुरू होता है तो तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इसके बाद बाकी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वह भी बढ़ता है इसके अराउंड, तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रीजनरेट होगा वहाँ पर। एक चीज़ और, उन्होंने जैसे बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर लगातार फोकस है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले निर्मला सीतारमन जी ने किया, तो उसमें उन्होंने फोकस बोला कि सरकार का एक फोकस है कि चाहे जिस भी सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, या जो भी सेक्टर हो, तो वहाँ पर बुनियादी ढांचों का विस्तार करना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। वैसे में जैसा कि रेल में बुनियादी ढांचे का विस्तार की बात कर रहे हैं, हम लोग रोड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में रोड के लिए जो हम लोग भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें भी झारखंड को जोड़ने की बात हुई। तो झारखंड के लिए इस बजट में हम कह सकते हैं कि बड़ी घोषणाएं हैं। तो वैसे में विकास जी क्या लगता है आपको
कि ये जो बुनियादी ढांचों का विस्तार है उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात जैसा हरीश्वर दयाल जी कह रहे हैं, तो वैसे में क्या बिजनेस एक्सप्लोर की संभावनाएं झारखंड में और बढ़ती है? हाँ निश्चित, कनेक्टिविटी होने से रीचेबल है, लोग एक दूसरे के साथ जल्दी पहुंच पाएंगे, आराम से ईज वे में पहुंचते हैं लोग, तो ये तो एक्चुअली बेसिक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। उससे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर कम्युनिकेशन का साधन बढ़ता है तो उसका एक फ़ायदा बिजनेस में दिखता है। और जिस तरीके से बात हो रही थी, एक चीज़ और घोषणा है विकास जी, क्योंकि आप टैक्स को भी बड़ा नज़दीक से देखते हैं, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 75 ईयर से ऊपर वाले लोग हैं, उनके लिए एक प्रोविज़न किया गया कि वो ITR फाइल नहीं करेंगे। तो ये हमको लगता है कि एक कह सकते हैं मानवीय पहलू के हिसाब से एक अच्छी पहल है। क्या एकदम सही बात है। वो भी उनके लिए जो जिनका पेंशन इनकम आता है, जो बिजनेस इनकम उनके लिए नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और वो टैक्स स्लैब में ऐसे भी नहीं आते, बहुत कम लोग हैं जो उसमें आएंगे, तो उनके ये अच्छा चीज़ है। अच्छा चीज़ है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे रसोई जी कि मानवीय पहलू के हिसाब से अगर देखिए टैक्स की बात, ऐसे भी बात ये नहीं चल रही थी कि लोगों को इस बार टैक्स रिबेट या कुछ मिलने वाला है, तो वैसे में ये जो पहल जो आपको दिख रही है, अर्थशास्त्री के नज़रिए से आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि अच्छा पहल है। कुल अगर हम देखें तो अगर अलोकेशन के हिसाब से देखें तो 3 सेक्टर थे जहां पर कि काफ़ी ज़रूरत थी जो कोविड अफेक्टेड हुए थे। एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है जिसमें कि आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोशिश की गई है, रेलवे हो या हाईवेज़ हों, दोनों में कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने में यह हुआ है। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का देखें तो हेल्थ और एजुकेशन में दोनों में निवेश की बात हुई है। हेल्थ में तो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है और उसमें दिया गया है वेल बीइंग को भी, जिसमें कि न्यूट्रास्यूटिकल वगैरह की भी बात हुई है। या फिर अगर आप देखें तो पेयजल के लिए या फिर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इन सभी को किया गया है जिसका भी पॉजिटिव असर हेल्थ पे भी पड़ेगा। तो बात की गई है प्रिवेंटिव हेल्थ की भी, और क्यूरेटिव हेल्थ में भी तीनों तरह की फैसिलिटी जो है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और टर्शियरी हेल्थ सेक्टर या फिर रेफरल हॉस्पिटल, सभी को स्ट्रेंथन करने की बात हुई है। तीसरा जो क्षेत्र है जो कि काफ़ी प्रभावित हुए थे वह था सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाने वाला क्षेत्र। और सोशल सिक्योरिटी उनको दिया जाता है जो कि बहुत ही डिप्राइव्ड हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, पुअर मदर्स हैं, तो इन सभी को दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं दिख रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि इनके लिए जो बेनिफिट है, मातृत्व कल्याण योजना या वृद्धावस्था पेंशन, इनके दर को भी बढ़ाया जाएगा और कवरेज भी बढ़ाया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे केंद्र सरकार अपना अंश बढ़ाएगी, यह उम्मीद की जा रही थी। तो वहाँ पर यह बजट शांत है, खामोश है। और दूसरा है जो कि नरेगा एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में अभी उभरा जो कि रिटर्न माइग्रेंट्स थे या जो लोग यहाँ बेरोजगार हो गए थे और कोई काम नहीं मिल रहा था, उनको वह काम दिलाता रहा। तो उम्मीद थी कि वहाँ पर भी वेज रेट बढ़ाया जाएगा या बजटरी अलोकेशन बढ़ाया जाएगा। वहाँ भी बहुत ज़्यादा इस बजट से कुछ नहीं मिलता हुआ नज़र आया है। के लिए एक चीज़ जिसकी बात अभी हम चर्चा में भी सुन रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जब बात हुई थी पिछले बार, जब अभी कोरोना काल में, तो एक प्रोविजन जब किया गया था तो मनरेगा के लिए भी अलग से लोकेशन उसमें था। तो शायद इस वजह से भी सरकार ये कोरोना काल का था। और लेकिन उसमें भी अगर आप देखेंगे कि जैसे वेज रेट था, तो वेज रेट में ख़ास इजाफा नहीं हुआ। जैसे झारखंड में वह करीब 171 रुपया होता था, 194 रुपया हुआ। तो 194 रुपया अगर आप देखें मिनिमम वेज से काफ़ी कम है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यह मिनिमम वेज से कुछ ज़्यादा करीब पहुंचेगा। तो इसमें एक उम्मीद थी जो नहीं पूरी हुई थी। एक चीज़ और कि कोरोना काल ने बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस थे जिसको खोले हैं। अब लोगों के सामने एक चुनौती के रूप में भी उभरा कि जैसे माइग्रेंट लेबर की जब हम लोग बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वो मुंबई में काम करते हैं, दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में वो काम करते हैं और छोटे शहरों से हो जाते हैं। तो उनके सामने जो एक सबसे बड़ी समस्या हुई कि रहेंगे क्या और खाएंगे क्या वो। तो वैसे में सरकार इस बार एक प्रोविजन लेकर आई है कि वैसे जो लेबर्स हैं उनके लिए हम एफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट लेंगे, उनको हम उनके लिए मकान बना के देंगे या रेंट। विकास जी, क्या ये जो सरकार जो ये सोच रही है, तो आपको लगता है कि कोरोना ने सरकार को इसके लिए एक रास्ता दिखाया और उसके लिए सरकार को सोचना पड़ा? देखिए, ये जो बजट के पहले गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज 4 टाइम्स 4 बार स्टिमुलस पैकेज ने अनाउंस किया था। ऑलमोस्ट पूरे जीडीपी का 12 से 13% और पूरे वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड कंट्री नंबर पे थी जो इतना बड़ा पैकेज अनाउंस कर रही थी। तो ये गवर्नमेंट के फोकस में हमेशा था
कि माइग्रेंट्स जो भी लेबर्स जो ह्यूमन कैपिटल है एक्चुअली, जिनसे पूरा इकोनॉमी चलता है, तो फंड चाहिए और एक ह्यूमन कैपिटल चाहिए। तो गवर्नमेंट इसमें ऑलरेडी पहले से भी वर्किंग करते आई, और ये जो अफोर्डेबल स्कीम लाई है इससे निश्चित ही ये इम्पोर्टेंट था, अटमोस्ट रिक्वायर्ड था एक्चुअली, ये रिक्वायर्ड था एकदम। और साथ ही साथ जैसे उज्ज्वला जैसे स्कीम्स थे, वो इस दौर में जो हम कह सकते हैं कोरोना के काल के दौर में बहुत हेल्पफुल रहा लोगों के लिए, तो वैसे में इसका दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की गई। तो हमको लगता है ये भी एक अच्छी पहल है, अच्छी पहल है कि सरकार जो सबसे हम कहते हैं कि लास्ट पायदान पे जो बैठा व्यक्ति है उसकी सोच सरकार के दिमाग में, और उसको लेकर कुछ प्रोविजंस इस बार किए गए हैं। क्या? हाँ, ये पॉजिटिव स्टेप रहा है कि एक तो उज्ज्वला से काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, और दूसरा है कि इस बार उसके कवरेज को बढ़ाने की बात हुई है, गैस पाइप लाइन्स वगैरह की भी बात हुई है इस बजट में, तो काफ़ी अच्छे और सार्थक पहल हैं। एक चीज़ और कि जैसे एकलव्य विद्यालय झारखंड में चलता है, वो बेसिकली एकदम से वो पहाड़ी इलाके और जो ट्राइबल्स इलाके हैं उनके लिए प्रोविजंस किया गया, उसमें इस बार इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और वहाँ के बच्चों को बेहतर और स्कूली शिक्षा मिले इसका प्रोविजन करने की बात की गई। और सैनिक स्कूल का एक कॉन्सेप्ट होता था कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए जो चलता था वो मिला, उसका इस बार इन लोगों ने थोड़ा बदलाव करने की, अब देश में 100 और सैनिक विद्यालय, तो हमको लगता है कि सरकार की सोच थोड़ी बहुत हमारे लगता है कि सुरक्षा पे ज़्यादा भी बढ़ रही है, उस हिसाब से इस तरह के प्रोविजंस किए। हाँ, एजुकेशन पे भी काफ़ी स्ट्रेस है, और बहुत सारे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी करना चाह रही है, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट की है स्कूल्स को अडॉप्ट करने का या उसको स्ट्रेंथन करने का, और NGOs को भी की है। तो एजुकेशन और हेल्थ पे इसने काफ़ी ध्यान दिया है, हेल्थ पे तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहा है। हेल्थ पे तो हम कह रहे हैं कि 137%, 137% की बढ़ोतरी की गई है, तो मेरे ख्याल से आज तक की ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी भी है। क्या विकास जी आपको लगता है कि ये जो बजट पे प्रोविजन, ये जो कोरोना काल के बाद जो देश में एक स्थिति खड़ा हो गई थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की एकदम से कमी थी, तो हमको लगता है सरकार को उसने भी एक कोरोना काल में बहुत लोगों को अवसर भी दिया, तो वैसे में सरकार के लिए ये अवसर की अब हमको ज़रूरत है कि हम हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दें। क्या? एकदम सही है, हेल्थ सेक्टर पे उनको ध्यान देना ही था। ये भी आप बोल सकते हैं कि एटमोस्ट रिक्वायरमेंट एक एजेंडा है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए होगा, जिस तरह से पेंडेमिक्स आए थे। तो और इस बार तो 137% एक्स्ट्रा, लास्ट टाइम आई थिंक 95,000 करोड़ का था, अभी 1,37,000 करोड़, सॉरी 2,37,000 करोड़ समथिंग सिर्फ हेल्थ के हिसाब से है। 35,000 करोड़ सिर्फ कोविड को लेके अलग से 35,000 करोड़ का प्रोविजन है लिया हुआ है। तो ये उनका सोच को भी दर्शा रहा है, और ये रिक्वायरमेंट भी था इस चीज़ों को करना, रिक्वायरमेंट भी था। अगर हम कहें सर कि बजट की अगर 5 अच्छी बातें आपकी नज़र में, तो क्या आपको लगती है? हाँ, एक तो है कि रिसोर्स मोबिलाइज करने की कोशिश की गई है कठिन समय में, दूसरा है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है, तीसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें खास करके है हेल्थ, और हेल्थ में भी ज़्यादा अगर आप देखें तो प्रिवेंटिव हेल्थ की बात हुई है, कि लोग बीमार नहीं पड़ें, रादर कि बीमार पड़ने के बाद इलाज कराएं, तो प्रिवेंटिव हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, वेलबींग की काफ़ी चर्चा है, और क्यूरेटिव हेल्थ की तो है ही है। तो ये सभी मैं कहूँगा कि अच्छे इसके पॉजिटिव पार्ट्स हैं। विकास जी आपकी नज़र में? एकदम सेम लाइन में ही है सर जो बोल रहे, दयाल साहब बोल रहे। इसमें गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ें, जो बाहर से पैसा कैसे है, FIS का पैसा, फॉरेन से पैसा कैसे है, तो 2 प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने डाले हैं। एक इंश्योरेंस सेक्टर में जो सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं हम लोग, तो जो भी इंश्योरेंस सेक्टर्स में पहले 49% FDIs का इन्वेस्टमेंट ही कर सकते थे, अभी नाउ उन्होंने 74% अप कर सकते हो, तो 25% पैसा एक्स्ट्रा आएगा। तो ये फॉरेनर्स का एक पैसा आएगा, प्लस एक रीट फंड होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं उसको, AIF कैटेगरी का, तो उसमें भी बाहर के पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियोज जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी स्कीम्स को थोड़ा स्मूथ किया गया है ताकि बाहर से पैसा है। और थर्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात, जैसे LIC का IPO का बात किया गया, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशंस और लोगों का पैसा उसमें आएगा, तो कुछ डिसइन्वेस्टमेंट BPCL, कॉनकोर, SCI वगैरह जो पाइपलाइन में थे, तो सीतारमन जी ने बोला है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, अकम्प्लिश करेंगे इसको। तो इससे एक बड़ा फंड आएगा जो इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ लगातार सरकार का फोकस रहा है ईश्वर दयाल जी कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात वो करती है,
और जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि पिछले बजट में जो चीज़ें देखने को मिली है और इस बजट में जिस तरह के प्रोमिसेस किए गए हैं, तो उससे आपको लगता है कि सरकार का ये जो एक स्लोगन भी हम इसको कह सकते हैं और एक वादा भी करते हैं कि जो जनता के बीच जाते हैं तो इनका एक चाहे वो मंत्रालय के कोई भी सहयोगी हो, उनका एक यूएसपी ये होता है। तो वैसे में ये बजट आपको लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़ाएगा? हाँ, ये 1991 से ही कहें कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद से यह प्रचलित रहा है कि कैसे प्राइवेटाइज किया जाए या कैसे ग्लोबलाइज किया जाए। तो यह बजट भी प्रयास किया है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने का। तो इस दिशा में ये बजट आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने रोड को लेकर क्या कुछ कहा है कि बुनियादी सुविधाओं का जो विस्तार है वो रोड के सेक्टर में किस तरह किया जाएगा, हाईवे के सेक्टर में क्या कुछ किया जाएगा, उसमें हम सुनते हैं। Roads and highways infrastructure. More than 13,000 kilometer length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores Bharatmala Pariyojana project, of which 3,800 kilometers have been constructed. By March 2022, we would be awarding another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridors. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Some are 3,500 kilometers of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. These include Madurai-Kollam corridor, Chittoor-Tachur corridor, and construction will start next year. Second, 1,100 kilometers of national highway works in the state of Kerala at an investment of 65,000 crores, including 600 kilometer section of Mumbai-Kanyakumari corridor in Kerala. Third, 675 kilometers of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata-Siliguri. National highway works of around 19,000 crores are currently in progress in the state of Assam. Further works of more than 34,000 crores covering more than 1,300 kilometers of national highways will be undertaken in the state in the coming 3 years. में किस तरीके से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने रोड और हाईवेज को लेकर क्या कुछ जो अनाउंसमेंट हुए थे उसको सुन रहे थे। तो लगातार बुनियादी ढांचों के विस्तार पर सरकार का फोकस है, चाहे वो रेलवे का सेक्टर हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो, शिक्षा का सेक्टर हो या फिर रोड का, सब जगह पर बुनियादी ढांचों के विस्तार पर फोकस किया गया है। हमारे साथ नए मेहमान के तौर पर जुड़े हैं संजय मिश्र जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट किस तरीके से आम आदमी का बजट है। जैसा कि विकास जी से हम चर्चा कर रहे हैं कि लगातार जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ हर वर्ग के लोगों ने इस बजट का वेलकम किया है। तो एक रिएक्शन संजय जी से, उसके बाद हम विकास जी के पास जाएंगे। देखिए, ये जो माने बहुत मुश्किल वक्त का बजट है, ये एक ऐसे समय का है जो पूरा वर्ल्ड जब एक ऐसी माने रोग से पूरी तरीके से जूझ रहा हो
और ऐसे वक्त में कोई एक नेशनल बजट लाना, वैसे जैसे मैंने भारत जैसे देश के लिए, तो ये बड़ा मुश्किल का बजट है। और एक तरीके से सोच सकते हैं कि ये कोरोना प्रेरित बजट है। कोरोना ने जो बजट को देखने का जो पूरे उसको भी बदल दिया है, लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया है। बहुत सारे ऐसे आंकड़े आपके सामने अभी इस बजट के समय हम लोग देख रहे थे और एक अलग तरह से रख रहा था। जैसे हेल्थ सेक्टर का आप ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर्स में जिस तरीके से एक तरीके से सोचिए कि पूरा उलट हुआ है। वो हेल्थ सेक्टर का पहले का बजट का खर्च देखिएगा और इस बार का सोचिए कि 137% का इजाफा, ये बताता है कि हम एक दूसरे माने एक एरा में घुस रहे हैं। अब हमारे लिए हेल्थ सर्वोपरि है, उससे कोई अब माने वो नहीं हो सकता कि उसको हम हील हवाली कर दें कि हम अपने लोगों का हेल्थ हम किसी दूसरे के उसमें कर दें कि कोई दूसरा आके देख लेगा, वो नहीं चलेगा। उसमें आपको गवर्नमेंट ने एकदम स्पष्ट तौर पर इस बजट का जो मूल क्रक्स निकल के आता है कि भाई स्वास्थ्य जो है वही धन है। ये बजट का सबसे बड़ा मुझे जो दिखता है, और ये बजट उससे प्रेरित हो गया है। कोरोना ने पूरा चीज़ों को बदल दिया है। बजट लोग देख रहे थे तो मैंने छोटी सी प्रतिक्रिया मैं और दूं कि बजट में ना बहुत अब इनकम टैक्स की छूट का ऐलान होगा, अब कुछ हाउसिंग सेक्टर का ऐलान होगा, लेकिन ये हुआ नहीं। जो आप बजट जो पहले देखते थे, चूँकि हम भी मध्य आय वर्ग के लोग हैं, हम उसी परिवार से आते हैं, तो उन लोगों को देखने का कि वो कॉपी कलम लेके बैठते थे कि हम देखें कितना छूट हो जाएगा। इस बार वो सारा कुछ बदल गया, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ने का सोचिए। आप ये सोचते रहते थे कि बजट उस पर रह करके अगर आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो सब चीज़ ठीक रहेगा। तो जैसा कि संजय जी बता रहे हैं, विकास जी, कि हेल्थ के लिए एक बजट कोरोना ने हमको सिखाया उस तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे, बिजनेस सेक्टर्स के लोगों को जो उम्मीदें रहती है कि इससे अगर इसमें बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो उसका एक इफेक्ट पड़ेगा उनके महंगाई और सस्ता होने के चीज़ों पर। और दूसरी बात जो हम लोग कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बढ़ोतरी होती है तो एक चीज़ और बहुत अच्छी प्रोविज़न, अभी एक हम पढ़ रहे थे तो मुझे याद आया कि बैंक पर उन्होंने कहा कि लोग जैसे बैंक में अब आजकल जो अभी NPA का जो इशू चला, तो लोगों के मन में बैंक के प्रति एक डर पैदा हुआ था। तो सरकार ने इंश्योर किया है कि नहीं भाई 5 लाख रुपए तक का जो आपका पैसा है उस पर कोई खतरा नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है। तो हमको लगता है एक ये क्या कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता है उनके मन में एक विश्वास जगाने की कोशिश है क्या? ये उसी तरफ एक कदम है लोगों को ये बताने का कि भाई आपका एक लिमिट तक पैसा आपका सुरक्षित हो और RBI उसको देख रही है इस चीज़ों को लेके। इसमें एक और प्रोविज़न की बात कही गई है कि वो सेटअप बन रहा है कि जो भी बैड बैंक्स हैं, बैड लोन्स हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाया जा रहा है कि जो बैंक है, 2 बैंक की प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, तो जो मेन बैंक का जो मेन वर्क है, लोन लेना, लोन देना, लोगों को मोबिलाइज करना फंड को, उस पर ज़्यादा फोकस करें। और जो अभी तक जो NPAs बने हुए हैं उनका एक अलग सा प्रोविज़न करके उसका एक अलग सेटअप बनाने की बात कही गई है इस बजट में। जो मैं आपको एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को एश्योर कर सकता हूँ कि ये इंडिया एक्चुअल में उस लेवल पे अगर ये हम लोग कर पाएँ तो इंडिया आत्मनिर्भर वाले जो रास्ता है उसमें एक कदम और आगे बढ़ जाएगी, एक कदम आगे बढ़ेगा। और जो प्रोविज़न विकास जी किया गया है, लगातार ये कोरोना के मतलब पिछले साल भर से जो स्थिति बनी हुई थी कि मार्केट में और बाजार में लिक्विडिटी की कमी की इशू थी, तो उसको लेकर आत्मनिर्भर पैकेज दिए गए और बहुत तरह के प्रावधान किए गए। लेकिन क्या लगता है कि ये जो बजट 2021 है, इससे अब मार्केट में जो वो क्रंच की स्थिति थी वो खत्म होगी? गवर्नमेंट ने बहुत दिया है। एक्चुअल में आप देखोगे स्टिमुलस पैकेज, मैंने बताया GDP का 13% स्टिमुलस पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने, और अभी भी 20,000 करोड़ बैंक्स को मोबिलाइज करने के लिए बैंक्स को दिए जा रहे हैं। एक इन्होंने एक DFI बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भी 20,000 करोड़ अलग से है, जो आगे आने वाले टाइम में वो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि आगे 3 साल में 5 लाख करोड़ का फंड रोटेट करेगा। तो गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी इनका प्रयास भी रहा है और हमेशा लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए कदम दिया, उन्होंने बनाया है, उस चीज़ को दिया है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं और इस बजट जो ये है वो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम और आगे बढ़ाता है
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है और एक सपना है कि देश आत्मनिर्भर बने। तो बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है, आइए सुनते हैं। आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये तो एग्रीकल्चर अब आपका पसंदीदा सब्जेक्ट भी आ गया है संजय जी। तो जो एक इन्होंने फार्मर वेलफेयर और एग्रीकल्चर की बात, बजट में जो प्रोविजन और जो एक डर अभी तक बना हुआ है किसान आंदोलन की वजह से एमएसपी को लेकर, उस पर भी प्रधानमंत्री ने भी इंश्योर किया, केंद्रीय मंत्री की ओर से भी किया गया। तो ऐसे में हमको लगता है कि फार्मर की जो आमदनी दुगनी करने की सोच है प्रधानमंत्री की और ये केंद्र सरकार की, उस दिशा में ये बजट आगे बढ़ाएगा। देखिए, ये तो मैं आपसे बराबर इसके पहले भी जब इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म का जो बिल आया था, इस पर बातचीत हुई थी और ये बजट में अपेक्षित था। ये बिल्कुल था कि एपीएमसी को और कैसे मजबूत करने के लिए, जो उन्होंने अभी बता भी रहे थे, अभी जब हम लोग सुन रहे थे तो बता भी रहे थे कि एपीएमसी के लिए अलग से जो फार्मर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड है, उस फंड का इस्तेमाल करना है। तो एपीएमसी को आप कभी आप बिना उसको वो किए, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको आप आइसोलेट कर दें। आपके अभी इस आपके सिस्टम में वो सबसे बड़ा हिस्सा है, तो उस हिस्से को तो आपको करना ही और अपेक्षित भी था कि आपको किसानों के बीच में या जो भी अभी एक भ्रम की स्थिति है
कि मंडियाँ खत्म हो जाएंगी या ये खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट का फोकस इससे हट जाएगा। तो इससे भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए बहुत आवश्यक था और ये बहुत अच्छा है। ये लोगों तक अगर जब जितना दूर तक ये मैसेज पहुंचेगा उतना बढ़िया होगा। खेती किसानी के लिए ये घोषणाएं बहुत मायने रखती हैं। बहुत आम जो शहरी वर्ग है उसको लगता है कि ये पीएमसी क्या है और उसको लगता क्या, लेकिन एक खेती किसानी से जो लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम पंजाब में, हरियाणा में देश की धड़कन ऐसे भी हम कहते हैं ग्रामीण इलाकों में बसता है और खेती किसानी में इस देश का तो धड़कन जरूर बसता है। बिल्कुल। ठीक है, हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो हमारा एक बुनियादी क्षेत्र है जिसके जरिए रोजगार के भी आयाम क्रिएट होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती बिल्कुल उसके बिना नहीं। जो प्रोविजन किए गए हैं, आप जो अभी चीज़ों को देख रहे थे, हमको लग रहा है कि कुछ अब दो चार बहुत अच्छा चीज़ हमको हमारे दर्शकों को कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताने वाले हैं जो इस बजट में प्रोविजन है। नहीं, जो पहले भी मैंने बोला, जो गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंचर्स कर रही है सर, फार्मर्स को लेके आप बोल रहे हैं, तो फार्मर्स के लेके अभी 1000 APMC बनाए जा रहे हैं। अभी इनके पीछे भी एक मकसद है, आप देखेंगे तो जो आप बोल रहे मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो इसमें ई-नैम बोल के एक बनाया जा रहा है। उनको लिंक किया जा रहा है, नेशनल एक मार्केटिंग पोर्टल दिया गया है, उससे लिंक किया जा रहा है ताकि फार्मर डायरेक्ट बात करे कि भाई ये चीज सिस्टम्स, कोई बिचौलिया बीच में नहीं रहे। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट एक एग्रीकल्चर्स में अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ये इम्पोर्टेंट है फार्मर्स के लिए, जिसको फार्मर्स को समझना भी चाहिए और समझ भी रहे होंगे इस चीज़ को। ई-नैम का अच्छा रिस्पांस भी पिछले जो कोरोना काल का जो दौर था विकास जी, इस दौरान हम लोगों ने कुछ केस स्टडीज भी इस पे किया था कि जो झारखंड में छोटी छोटी मंडियां जो है वहाँ पे ई-नैम के जरिए किसान लगातार बात कर रहे थे और जुड़ रहे थे वो, और अपने प्रोडक्ट्स जो पता चला कि उनको जिसका भाव 5 रुपया नहीं मिलता था, वो दूसरे शहरों में यहाँ से ऑनलाइन उन्होंने ट्रांजेक्शन किया और 20 और 30 रुपए किलो उनको मिला। तो ये सब एक जो आप कह रहे हैं कि उस दिशा में आत्मनिर्भर की ओर देश बढ़ रहा है, तो उसमें किसानों का एक बड़ा रोल होगा, और किसान अगर आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से देश तो आत्मनिर्भर हो ही जाएगा। क्या नहीं, ये तो देखिए, मैं कोरोना के समय में जब हम लोगों को खबरें आनी शुरू हुई ई-नैम पोर्टल को लेकर के, वस्तुतः बनाइए कि बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे। और जब हम लोगों ने पहली बार पता चला कि हजारीबाग के किसान ने इतना जो है फल अपना बेच दिया, खरबूजा, जब बोला था कि और एक मुश्त जो है बेड़ों में लोगों ने अपनी वो मैंने अच्छी खासी मैंने फसलें बेची, उसने सब्जियां यहाँ से लेके कोलकाता तक बेच दिया और आए और लेके गए व्यापारी। तो ये चीज़ें तो मैं छुपी हुई है नहीं, और ये हर जगह है। अब सूचना का ऐसा विस्फोट है कि एक किसान ने किया तो दूसरे ने किया, तीसरे ने किया तो चौथे ने किया, तो सूचनाएं तो सब तक मिल रही हैं। और ये बहुत अच्छा है, ये मैंने खेती किसानी के लिए तो और बेहतर है कि जितना ज़्यादा हो और एक्सप्लोर करने का जितना ज़्यादा चांस हो और बिचौलिया मुक्त जितना बेहतर हो सके किसानों को। क्योंकि अगर मोदी जी का सपना अगर है कि 2 गुना करना है, तो उसके बीच में जो सबसे बड़ा आड़ है हमारे यहाँ जो सिस्टम में, वो सिस्टम है कि किसान और उसके बीच बहुत सारे लोगों का भी पेट पलता है, बहुत सारे लोगों का है, ऐसा नहीं है। आप तो ये सोचिए कि जो भी मैंने यूएस में अगर आप 1 किलो बंदा गोभी खरीदने जाइए तो 50 किलोमीटर दूर जाइएगा एक पैक हाउस में और 600 रुपये किलो उठा के लाइएगा। हमारे यहाँ है कि आप नीचे जो है ठेला वाला वो उगाता नहीं है, वो हजारीबाग में किसी जगह हुआ, वहाँ से लौट के हमारे यहाँ डेली मार्केट में आया, डेली मार्केट से आपके ठीक अपार्टमेंट के ठीक नीचे गोभी आपको ताज़ा और 15 रुपये किलो आवाज़ देते हुए हाँक लगाते हुए बेच रहा। आपने ऊपर से खिड़की से या बालकोनी से कहा, बोला 2 किलो मेरा तोल देना। ये जो हमारे पास जो लेविसनेस है, इसको मैं मानिए ये लेविसनेस है, इसके पीछे माने किसानों का खून लगता है ये, और उस पर तो सोचना ही चाहिए, इस पर तो बात ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए। तो क्या हम इसको बोले कि 75 साल में देश में किसानों के बारे में अब ज़्यादा चर्चा हो रही है? हाँ, ये तो रिफॉर्म बिल के बाद आप एक एक चीज, एक एक आंकड़े लोग जानने लगे हैं कि कितनी एमएसपी में खरीद होती है, कितने बाहर खरीद होती है, कहाँ बेचा जाता है, कहाँ खरीदा जाता है, बीज का दाम क्या पड़ता है। आप देखिए अब नेशनल डिबेट में शामिल है किसान, कहीं नहीं शामिल था।
ये बिल क्या होगा मैं नहीं बता रहा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दिवाकर जी, लेकिन इस बिल ने ये बात सोचने के लिए कहा कि आम लोगों के उस पर आ गया कि हाँ हमको किसानों पर सोचना है, किसान क्या चीज़ है। इसके पहले तक तो हम किसान भुला रहे हैं। हमारे बच्चे को लगता था कि दूध जो है अमूल कहीं से दूध लाता है, वो पता नहीं कि गाय पालना होता है, भैंस से दूध निकाला जाता है, भैंस का खर्चा, एग्रीकल्चर का वो सेक्टर पूरा जो है वो सेक्टर तो कोई डिबेट से बाहर हो गया था, फिर से डिबेट में आ रहा है। अभी देखिए ना, अभी केवल अभी फिर एक गलती हो रहा है, जो हमारा जो पूरा अर्बन सोसाइटीज़ है इस बजट को लेकर के भी अभी उसके दिमाग में केवल वो देख रहा है कि विकास जी बैठे हैं, ज़्यादा जोड़ेंगे, सेंसेक्स बहुत उछल गया है, मतलब केवल ये जो है उद्यमियों के लिए बजट है। अच्छा, ये मतलब ये एक धारणा है कि आज सेंसेक्स 2000 पॉइंट छू रहा है, लग रहा है पूरा मोदी जी जो है ना व्यापारियों के लिए बजट ले आए, इसीलिए इतना दे। लेकिन आप ये देखिए, जब हेल्थ सेक्टर आपका मजबूत होगा, जब आप ये माने लोगों तक, बहुत अच्छी बात है, वेलनेस आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना आप कोई वेल्थ क्रिएशन आपका खत्म हो जाएगा। आप जो जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा आप अगर उसमें आपका वो होने लगेगा, खर्च ही करते हैं हम, तो पता चला आम आदमी के पहुंच में ही नहीं है हेल्थ सेक्टर। यही है, और इस पर बहुत जरूरी है फोकस होना। और आयुष्मान भारत आने के बाद वो सेक्टर थोड़ा सा गरीबों के लिए भी पहुंच में हुआ। और एक बहुत अच्छा डाटा आज जारी हुआ है झारखंड के लिए कि झारखंड में करीब लगभग 8 लाख लोगों ने पिछले 3 सालों में इस योजना का, इस योजना की शुरुआत हुई थी और लगभग 8 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया। और वो ऐसे लोग हैं जो बेचारे आज तक वो अपोलो नहीं पहुंचते थे या मेडिका नहीं पहुंचते थे, वो उन जगहों पर पहुंच के इलाज करा रहे हैं। वो बेचारे या तो पैसे के अभाव में अपने पीएचई में ही रह जाते थे या वहीं पे उनकी मौत हो जाती थी। बिल्कुल, उस बिना हेल्थ का वेल्थ क्रिएट नहीं करने का जो सोच था ना पहले, वो गलत था। अब उसको ठीक कर रहे हैं, कोरोना ने हमें बता दिया कि ठीक कर लो, तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर आपका बजट का पूरा हिस्सा वहीं खत्म होगा, आप सोच नहीं पाइएगा। और एग्रीकल्चर को जितना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस दे सकें, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एक अनुभव भी कह रहा है कि इस बजट के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर कुछ बड़े ऐलान आप हो सकते हैं। आप मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद के भी ऐलान जो है होने हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही आपका माने। और अब तो हमको लगता है कि पिछले सालों से जिस तरीके से बजट का एक फ्लो सरकार ने दिखाया है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, तो वैसे में इस बजट के बाद अब लोगों की उम्मीदें ये भी है कि आगे फिर भी कुछ हो सकता है। पहले ये नहीं होता था, पहले एक बजट में वो पूरा पोथी आ जाता था, जो हम नहीं कहते थे देश का खाता बही आया और उसमें पूरी जो हम अगले 10-15 साल की प्लानिंग रख देते थे, उसमें कितना इंप्लीमेंट होगा वो हम नहीं जानते थे। अब विकास जी की आप अपने बात छेड़ दी है अभी, तो विकास जी इसमें लेता हूँ कमेंट कि आखिर 2000 गया तो भाई आखिर क्यों कह रहे हैं कि व्यापारियों का बजट होगा? ये ऐसी चर्चा तो शहरों में नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स अगर बढ़ता है तो व्यापारियों के लिए नहीं बढ़ता है। इसके बढ़ने के पीछे क्या रहने, ये सीधा लिंक्ड है इंडियन इकोनॉमी से, और इंडियन इकोनॉमी सीधा लिंक्ड है जीडीपी से। और संजय जी जो बोल रहे हैं, जीडीपी 65-70% एग्रीकल्चर पे बेस्ड है एकदम। तो एक जान है तो जहान है। पहला जो नरेंद्र मोदी जी ने बताया, तो हेल्थ सेक्टर पे जो खर्चा किया गया, लिक्विडिटी पंप अप करने के लिए डीएफआई 20,000 करोड़ रुपए का डीएफआई बना, बैंक्स को 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिला, तो इस कारण से लिक्विडिटी आया। तो जान भी देखा गया, ह्यूमन हेल्थ भी देखा गया, और ह्यूमन वेल्थ को भी ध्यान दिया जा रहा है। तो इस कारण से बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। समय का अभाव है हमारे साथ। संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के स्टूडियो में आपके सामने फिर हम दोनों मेहमानों को कभी लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे कि विशेष इस बजट में जो प्रोविजन किए गए उसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा और ये बजट 2021 कितना कारगर साबित होगा। नमस्कार।